हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के 10th चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। और काफी सारा टॉपिक अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डीमेटलाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन के बारे में, एंड साथ ही साथ डिपॉजिटरी के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्रोकर क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, हालांकि आपको पता है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत और ऐड ऑन करेंगे उसमें। और साथ ही साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिपॉजिटरी किस तरीके से वर्क करता है और सिस्टम किस तरीके से रन करता है। हालांकि आपको ओरली हम प्रैक्टिकली बता चुके हैं सब कुछ, मगर फिर भी आपके सिलेबस में है, तो एक बार इसको रीड आउट करके बस बेसिकली हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आज। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका डीमेटलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी। तो डीमेटलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए, जब फिजिकली जब इंटरनेट का दौर नहीं था, एग्जैक्टली तो हमको याद नहीं है, मगर 1994 में शायद डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ था, डीमेटलाइजेशन हुआ था। यानी कि 1994 से हमारे देश में, एग्जैक्टली याद नहीं है बट अप्रॉक्स यही था शायद, कि हमारे देश में जो शेयर का लेन देन हो रहा था वो पहले फिजिकली हुआ करता था। ठीक है, बट आज के डेट में डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो जब फिजिकल फॉर्म में हो रहा था, जब हम फिजिकल फॉर्म में हो रहा था, उस समय बहुत सारा धांधली हुआ करता था, चीटिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता था। और साथ ही साथ कई बार तो ऐसा होता था ना कि इन्वेस्टर्स को नकली शेयर्स चिपका दिया जाता था। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। एकदम हू बहू कंपनी का एकदम पेपर प्रिंट करके चिपका दिया कि लो भाई। तो फॉर्जरी से बचने के लिए, है ना, धोखाधड़ी से बचने के लिए। और कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता था कि हम फिजिकल पेपर खरीदे, अब भुला गया या फिर फट गया या फिर गल गया या फिर कुछ भी हैम्पर हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। तो उससे बचने के लिए हम लोग डिमेटलाइज्ड फॉर्म में काम करना शुरू कर दिए। अब जैसे आज के डेट में आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो कोई धोखाधड़ी का चांसेस ही नहीं। न नकली नोट का टेंशन है, और ना ही आपका नोट भुलाने का टेंशन है, और ना ही रिकॉर्ड खोने का टेंशन है, और ना ही नोट फटने का टेंशन। बात समझे? अगर आप ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर भी। तो डीमेटलाइजेशन का मतलब होता है डीमेटलाइज करना। डीमेटलाइज करना मतलब फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी कि जो शेयर्स, अब जाहिर सी बात है 1994 के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज का शेयर बिकता था, तो वो सारे शेयर्स को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किया गया, और इसी को कहते हैं डीमेटलाइजेशन। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना था, बस अपने एक डिपॉजिटरी के साथ लिंक करना था। और डिपॉजिटरी कौन है? एनएसडीएल सीडीएस है ये। इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ये एजेंट के थ्रू, दैट इज ब्रोकर, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डीमेट अकाउंट खुलवाता था। और जो भी मेरे पास फिजिकल शेयर था उस समय, मान लो, वो हम अपने ब्रोकर को दे दिए। ब्रोकर उसको रिकॉर्ड करके मेरे डीमेट अकाउंट में, पहले मेरा डीमेट अकाउंट खुला और उस अकाउंट में सारा नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर हो गया, और वो फिजिकल शेयर जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है। डीमेटलाइजेशन मीन्स ऑल द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज नाउ डन थ्रू द कंप्यूटर टर्मिनल। आज के डेट में सारा कंप्यूटर के थ्रू होता है। सिंस ऑल द सिस्टम आर कंप्यूटराइज्ड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी सेटल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। दिस इज मेनली डन, क्यों करते हैं? टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम लाइक थेफ्ट, फेक, फॉर्ज ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर डिले कभी कभी हो जाता था, पेपर वर्क एसोसिएटेड विद सर्टिफिकेट। ये सब को एलिमिनेट करने के लिए डिमेटलाइज्ड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो डिमेटलाइजेशन क्या होता है? is a process where the securities are held by the investor in physical form are cancelled। फिजिकल फॉर्म को कैंसिल करना, एंड द इन्वेस्टर इज गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो दैट he and she can hold it an electronic balance in account। In short, the dematerialization refers to the security holding the security in electronic form। तो डीमेटलाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है कि फिजिकल शेयर को जो कन्वर्ट किए
और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको होल्ड करना, इसी को हम लोग डीमेटलाइजेशन बोलते हैं। आज के डेट में है ना, यहाँ पर आपको डाटा दे रहा है 90% शेयर इलेक्ट्रॉनिकली होता है, डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है, मगर ऐसा नहीं है, उससे भी ज्यादा है ना। हम तो कहेंगे 98% चांसेस है कि आपका सारा का सारा अभी भी बहुत सारे लोगों के पास फिजिकल शेयर है। जैसे पहले क्या होता था, दादाजी बक्सा में बंद करके रख दिए, अरे सोना चांदी तो बंद किए ही, बीच में कंपनी का शेयर का पेपर भी घुसा के रख दिया। ठीक है, तो अब हाल ही में एक इंटरव्यू में देखने को मिल रहा था कि एमआरएफ का है ना, उस दादाजी का डेथ हुआ, तो फिर जब सारा पेपर निकला तो एमआरएफ का शायद 120 शेयर या समथिंग था उसके पास। अब एक एमआरएफ का शेयर जो है वो 75 के रेंज में है, 75,000 का एक शेयर से, और 120 शेयर उसको ऐसे ही मिल गया। तो कहीं ना कहीं 120 शेयर, तो बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी फिजिकल फॉर्म में रखे हैं। तो अब चाहे तो वो उसको फिजिकल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं, कुछ नहीं करना। जैसे मान लो मेरे पास फिजिकल शेयर आ गया, तो हम क्या करेंगे, डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और अपना सारा शेयर्स को अपने ब्रोकर को हैंड ओवर करेंगे। वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मेरे डीमैट अकाउंट में उस शेयर्स को ट्रांसफर करेगा, और वो सारा फिजिकल शेयर को ले लेगा और वो कंपनी के पास चला जाएगा, कंपनी उसको कैंसिल कर देगी। अच्छा 58 का चल रहा है, चलो युवराज कह रहे हैं 58 का चल रहा है सर। वो उसको 75 आने में समय नहीं लगेगा, अभी कोरोना काल है इसलिए 58,000 चल रहा है, मगर वो शेयर का जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो 75 और 70 के रेंज का ही है। वो अपने पोजीशन पे आराम से आ जाएगा, समय नहीं लगेगा उसको आने में। थोड़ा सा स्थिति सुधरेगा, हर कंट्री का जीडीपी स्ट्रांग होगा, सेल बढ़ेगा, तो वो अपने लेवल पे आ जाएगा। क्योंकि भाई पूरा अर्थव्यवस्था चक्का पे ही चलता है, पेट्रोल से चलता है आपको पता है, मगर पेट्रोल के साथ साथ चक्का भी चाहिए, टायर भी चाहिए। तो टायर का सेल जनरली डाउन जल्दी नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी तो चलेगा ही चलेगा। हाँ कंपनीज बढ़ रही हैं, मगर एमआरएफ का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, क्या कह रहा है, नाउ फॉर दिस द इन्वेस्टर हैज टू ओपन डीमेट अकाउंट। आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा विथ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डिपॉजिटरी, एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था के साथ, जिसको कहते हैं हम लोग डिपॉजिटरी। अब ये डिपॉजिटरी के बारे में थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ इवन ऑल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं। आईपीओ होता है जब कोई कंपनी अपना नया शेयर, फ्रेश शेयर इशू करता है, उसको हम लोग कहते हैं आईपीओ। जैसे हम अपने कंपनी का शेयर फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं, या फिर पहले भी इशू किए थे, इस बार और नया शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे आईपीओ। तो आईपीओ भी जनरली 90% चांसेस रहता है कि 90% ऑफ द केसेस में आपका इलेक्ट्रॉनिकली ही किया जाता है। जैसे कि हम आपको अपना एग्जांपल बताए थे कि हम आईआरसीटीसी का आईपीओ में अप्लाई किए थे, बट हमको मिला नहीं था, और उसमें 20 का लॉट था, यानी कि एक बार में आपको 20 शेयर खरीदना, 20 40 60 20 के मल्टीपल में खरीदना होता है। तो जनरली जितने भी आईपीओ आते हैं ना, वो लॉट में ही आते हैं। अब कोई कंपनी आईपीओ जो है वो 5 का लॉट बना देगा, कोई कंपनी 50 का लॉट बना देता है, कोई कंपनी 100 का लॉट बनाता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो किसका लॉट बना रहा है, कितने का लॉट बना रहा है। अब 5 का लॉट बना रहा है, यानी कि या तो 5 खरीदी, या तो 10 खरीदी, या तो 15 खरीदी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज मेड इट मैंडेटरी इनटू ट्रेड डीमेट फ्रॉम ओनली फॉर सर्टेन सेलेक्टेड सिक्योरिटीज। और सेबी की बात करें तो सेबी के बारे में आपको पता है, कल हम लोग सेबी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल सेबी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है पूरे स्टॉक एक्सचेंज को, पूरे फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, डीमेटलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। डीमेटलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, होल्डिंग शेयर इन डीमेट इज वेरी कन्वीनियंट, इट जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। बैंक में जैसे पैसा रखते हैं वैसे कन्वीनियंट है, बैंक में रखना पैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, उस तरीके से यहाँ पर भी। ठीक है, और फिजिकल शेयर को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको डीमेटलाइजेशन बोलते हैं। फिर से बता रहा है, दीज डीमेट सिक्योरिटीज कैन
बी प्लेस्ड और मॉर्गेज टू गेट लोन। सबसे खास बात कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए का शेयर है, आप उसको बेचना नहीं चाहते क्योंकि आपको आने वाले समय में ग्रोथ दिख रहा, मगर आपको पैसे का जरूरत पड़ गया, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा बात है, डीमैट अकाउंट है। अब जैसे मेरे आईसीआईसीआई बैंक के डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए का शेयर्स है, हम अभी उसको नहीं बेचना चाहते हैं, तो हम उसको गिरवी रख के, क्योंकि वो तो मेरा एसेट्स है ना, अब हम गोल्ड ना रख के हम शेयर्स रखें तो क्या दिक्कत है? हम उसको गिरवी रख सकते हैं अपने बैंक के पास। बैंक एक नॉमिनल अमाउंट जो होना चाहिए इवेल्युएट करके अपने स्तर पे हमको लोन दे देगा, ठीक है? तो हम लोन भी ले सकते हैं, मॉर्गेज कर भी सकते हैं, है ना? प्लेज और मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रखना। देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉसेस, लॉस होने का चांस, चोरी होने का चांस एकदम नहीं है, जब क्योंकि जब तक हम इंटीमेशन नहीं देंगे मेरे अकाउंट से शेयर नहीं कटेगा, ठीक है? पेपर वर्क खत्म हो जाता है। ब्रोकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर। अच्छा, हम मान लीजिए 100 शेयर खरीदे हैं, तो ये ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे अकाउंट में 100 शेयर ही आए, ना 90 आना चाहिए ना 101 आना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा किए कैश, तो कैशियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो 1 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट करे। अब वो 1,10,000 क्रेडिट कर रहा है, तो हो सकता है कस्टमर गत मार दे, चले रहने दो यार, आता है, आने दो, कुछ तो आ जाए एक्स्ट्रा। और अगर कम डाला तब तो बवाल कर देंगे जाके, ठीक है, इससे कैसे हो जा रहा है? 1 लाख डाले थे, 10,000 डाले हैं आप, एक जीरो गायब है, ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर हम प्रूफ दिखलाएंगे मैनेजर, उसके बाद आगे फर्दर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है? कैशियर का। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके नंबर में जितना शेयर खरीदे उतना आना चाहिए, वो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन को फाइनली एग्जीक्यूट कौन करता है? ब्रोकर करता है। सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट कंपनी। अच्छा, सबसे खास बात, आप एक ही डीमेट अकाउंट में हजारों कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है? कोई भी कंपनी हो आप उसका शेयर इजिली आप खरीद सकते हैं एक ही डीमेट अकाउंट में, अलग अलग डीमेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं। वर्किंग ऑफ अ डीमेट सिस्टम क्या है? डीमेट अकाउंट कैसे वर्क करता है, तो ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर जो है, ब्रोकर कौन? जैसे जीरोधा, पैसन कमोडिटी वगैरह जो बताए थे, तो इसको लाइसेंस कौन देता है? तो इसको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी वेरीफाई करता है और बेसिकली लाइसेंस दोनों देता है, डिपॉजिटरी भी और सेवी, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले एक ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, ब्रोकर को हम पैन कार्ड डिटेल देंगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट देंगे, बैंक अकाउंट से मेरा लिंक होगा, फिर उसके बाद हम अपना शेयर्स का लेन देन कर सकते हैं। बस जो सिस्टम बताए थे वही है यहाँ पर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फिर हम आपको ये भी सिस्टम बताए थे, जब हम सेल करने की बात करते हैं, जैसे हम सेल करते हैं तो दो ऑप्शन है सेल करने का। जैसे मेरे पास शेयर है, हम बेचना चाहते हैं या फिर हम खरीदना चाहते हैं। पहला ऑप्शन, आप ऐप मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए और खुद से एग्जीक्यूट कर लीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप एक्सेसिबल नहीं है या फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमको ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो आप फोन करके कस्टमर केयर पे फोन करके आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन बताइए, सिक्योरिटी क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, और जब वेरीफाई हो जाएगा तो आप ऑन कॉल शेयर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। इसके लिए कंपनी अलग से जनरली चार्ज करता है, बट ये भी एक तरीका है। तो बिफोर ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट, डिपॉजिटरीज with the depository the investor has to select a डीपी सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि ब्रोकर। डीपी इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, है ना? डीपी कौन होता है? एजेंट होता है। तो मेन जो है वो डिपॉजिटरी ही है, मेन जो है वो डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो एक जस्ट ब्रोकर है, एक चेहरा है, ठीक है ना? डीपी में भी बैंक, ब्रोकर और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बताए थे। बैंक भी हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है, और फाइनेंशियल सर्विसेज जो देते हैं वो भी हो सकता है। फिलिंग एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पहले फिल करेंगे, पैन कार्ड डिटेल देंगे एंड फोटोग्राफ, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। कैंसल चेक लगता है। द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट
टू बी गिवन, अगर आपके पास फिजिकल शेयर है, पहले से दादाजी का कुछ मिल गया पड़ा पड़ा, तो उसको भी आपको देना पड़ेगा ताकि वो डीमेटलाइज्ड हो पाए, आपके डीमेट अकाउंट में आ जाए। ठीक है, इफ शेयर आर अप्लाइड इन आईपीओ देन सिंपल डिटेल्स ऑफ डीमेट अकाउंट एंड डीपी टू बी गिवन, अलॉटमेंट वुड बी ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड। अच्छा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आईपीओ में फिजिकल, जैसे फिजिकली, या फिर मान लीजिए आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं डीमेट अकाउंट के माध्यम से। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, आपको लॉगिन करना है। आप देखोगे एक सेक्शन, अलग अलग सेक्शन बटा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो एक सेक्शन देखिएगा आईपीओ, तो आईपीओ में जब क्लिक करेंगे तो कंपनी, जैसे जीरोधा की बात करें तो जीरोधा सारा जो जो आईपीओ है उसके अंडर में, ठीक है, वो उसमें आ जाएगा। हम जैसे आईआरसीटीसी का सर्च किए तो जीरोधा में नहीं आया, पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आ गया। क्यों आया? क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ उसका लिंक था, उस ब्रोकर के साथ। तो सिंपल सा बात है, आप लिंक किए और आईसीआईसीआई में मेरा हम सेलेक्ट किए, मेरा अकाउंट से पैसा कट गया। फिर उसके बाद जब रिक्वेस्ट कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनली जब मुझे शेयर्स नहीं मिले आईपीओ के, तो मेरे अकाउंट में विद इन T+2 डे पैसा भी आ गया। ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलता, 2 दिन 3 दिन का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू ब्रोकर, अगर आप बेचना चाहते हैं शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीपी मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड। बस आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए दो माध्यम से, या तो ऑन कॉल और या तो एप्लीकेशन के थ्रू, कि मेरे अकाउंट को डेबिट करो। डेबिट करो मतलब मेरा शेयर्स बेच दी। द ब्रोकर कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर टू द स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या कह रहा है? द ब्रोकर देन गिव्स, अच्छा, ब्रोकर देन गिव्स, अब यहाँ पे चलिए, तो नेक्स्ट क्या दे रहा है कि द ब्रोकर देन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू डीपी, डीपी नहीं, यहाँ पे डिपॉजिटरी होना चाहिए, फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही लिस्ट होता है वैसे ही कोई ना कोई इसको परचेज करेगा, और जो भी परचेज करेगा वो जो पेमेंट करेगा वो किसके पास आएगा? डिपॉजिटरी के पास। जैसे मान लीजिए हम शेयर सेल किए, तो डिपॉजिटरी के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में वो इंस्ट्रक्शन चला गया। अब कोई बंदा अगर खरीद रहा है तो वो जो भी पेमेंट करेगा सबसे पहले किसके पास आएगा? डिपॉजिटरी के पास, यानी कि एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के पास। और वो बंदा फिर, वो संस्था फिर पेमेंट किसको देगी? जो बेचा है। तो जो बेचा है डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं आएगा, ब्रोकर को मिलेगा, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को मिलेगा। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फिर किसको दे देगा? क्लाइंट को दे देगा। तो 7th पॉइंट कह रहा है द ब्रोकर देन रिसीव द पेमेंट, ब्रोकर को, यानी कि मेरा जो जैसे ICICI-direct.com, उसको पेमेंट मिल जाएगा और वो फिर मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और तब हम जाके अमाउंट को हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए समय लगता है T+2 डे। T+2 डे का समय इसलिए लगता है क्योंकि आज हम शेयर बेचे, आज मेरे अकाउंट से कटा शेयर्स, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, हम रिफ्लेक्ट कर रहा, हम उससे शेयर खरीद भी सकते हैं मगर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको T+2 डे लगेगा ही लगेगा। तो आज मेरे अकाउंट में अगर पैसा आ गया तो हम आज हम शेयर सेल किए हैं, तो मेरा शेयर पहले डिपॉजिटरी के माध्यम से बिका, तो जो भी सेटलमेंट किया है, जो भी परचेस किया इस शेयर को, वो पैसा पेमेंट करेगा। ठीक है, पेमेंट किया होगा तभी वो परचेज किया। तो बेसिकली इसको वेरीफाई करना, 100% ऑथेंटिकेशन में एश्योरेंस करना, इस सब में थोड़ा समय लग जाता है। फिर जब पेमेंट आ जाता है तो फिर उसके बाद डिपॉजिटरी ब्रोकर को ट्रांसफर करता है और ब्रोकर जो है वो अपने क्लाइंट को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अच्छा, all these transactions are to be completed within 2 days the delivery of share, that is the delivery of share। delivery of share मतलब आज ट्रांजेक्शन हुआ
तो 2 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए, तो T+2 डेज को बोलते हैं। द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम बायर एज सेटलमेंट पीरियड T+2 डेज सिंस अप्रैल 2003। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। दो है डिपॉजिटरी सिस्टम में, दो लोगों के बारे में आप बेसिकली चर्चा कर रहे हो, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डीपी। चलिए क्या करके थोड़ा जानते हैं, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है, डिपॉजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और द यूनिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम किसको बोल रहे हैं, ये जो शेयर का खरीद बिक्री हो रहा है पूरा इसको। और डिपॉजिटरी कौन है, एपेक्स बॉडी है, जैसे आरबीआई बैंक के लिए एपेक्स बॉडी है। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक बैंक where depositors or investor can deposit and withdraw their money or securities, है ना। डिपॉजिट एकदम जस्ट लाइक बैंक काम करता है, जितने भी शेयर्स हम खरीदते हैं मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, मगर एक्चुअली में स्टोर कहाँ होता है, वो स्टोर होता है डिपॉजिटरी के पास। समझेंगे, जैसे ये बताओ बैंक में पैसा आप जमा किए, तो आपके अकाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके अकाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि तुम्हारे पास पैसा है, मगर एक्चुअली में पैसा किसके पास है, बैंक के पास है। अकाउंट में रखा हुआ नहीं है, अकाउंट में तो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से यहां पर भी होता है, आपके डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, मगर एक्चुअली में कितने सारा शेयर्स किसके पास होता है, डिपॉजिटरी के पास होता है। ठीक है, और आपका जितना आपके नाम पे जो भी जितना शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, दिखेगा आपको, जब भी बढ़ेगा तो आपका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। इन अ डिपॉजिटरी एन इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ हिज शेयर, और डिपॉजिटरी के माध्यम से शेयर खरीद बिक्री किया जा सकता है। फीचर्स की बात करें, जो डिस्कस किए वही है आपका घुमा मिला जुला के। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी सच एज शेयर एंड डिवेंचर, जितने भी शेयर्स एंड डिवेंचर होल्ड होते हैं वो सब इसी के माध्यम से होते हैं। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर थ्रू एन एजेंट कॉल्ड डीपी। डिपॉजिटरी जो है डायरेक्ट इन्वेस्टर से लिंक नहीं करता है, वो एक ब्रोकर के द्वारा लिंक करता है, दैट इज डीपी। तो डीपी कैन ऑफर सर्विसेज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी, और डीपी यानी कि ब्रोकर जो है, जैसे आपका हो गया मोतीलाल ओसवाल, तो ये तुमको सर्विसेज कब देता है, जब सेबी से उसको अप्रूवल मिलता है, यानी कि सेबी से लाइसेंस मिल जाता है, डिपॉजिटरी से लाइसेंस मिल जाता है, तब जाके इसको मिलता है। इन्वेस्टर हैव टू ओपन डिपॉजिटरी अकाउंट विथ डीपी कॉल्ड डीमैट अकाउंट। जनरली हम मान लीजिए शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिपॉजिटरी के साथ डिपॉजिटरी के साथ जितना भी अकाउंट मेरा खुलता है सारा डिपॉजिटरी के साथ ही खुलता है। जैसे मान लीजिए हम जीरोधा सेलेक्ट करें, चाहे मोतीलाल ओसवाल सेलेक्ट करें, चाहे पैसन कमोडिटी सेलेक्ट करें, चाहे एंजल ब्रोकिंग सेलेक्ट करें, कोई भी हो, हम कस्टमर भले ही एंजल ब्रोकिंग के, मगर मेरा जो डीमैट अकाउंट है वो लिंक कहाँ रहेगा, डिपॉजिटरी में ही रहेगा। वो तो बस एक माध्यम है कि डिपॉजिटरी जो है उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना है, इसलिए वो डिफरेंट ब्रोकर के थ्रू आते हैं। मगर एंजल ब्रोकिंग में हम जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए और हम मेरा डीमैट अकाउंट खुला, तो एंजल ब्रोकिंग कहाँ से डीमैट अकाउंट खोल रहा है, डिपॉजिटरी के साथ ही खोल रहा है वो। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, आपका अकाउंट भी कौन खोल रहा है, डिपॉजिटरी, आपका शेयर्स होल्ड भी कौन कर रहा है, डिपॉजिटरी, आप सेल परचेज भी किसके माध्यम से कर रहे हैं, डिपॉजिटरी के माध्यम से। बस एक चेहरा आ गया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का, जो कि ब्रोकर है, अलग अलग कंपनी के फॉर्म में, है ना, और वो आपको सर्विसेज देता है। तो सर कल को डिस्प्यूट होगा तो आप किसके पास जाएंगे, हम एंजल ब्रोकिंग के पास ही जाएंगे, हम जीरोधा के पास ही जाएंगे, हम zeropesa.com के पास ही जाएंगे। बात समझे, हम डिपॉजिटरी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। चलिए अब वही मेरा अकाउंट सेटल करेगा। डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ डीपी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटलमेंट। डिपॉजिटरी क्या करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से शेयर का लेन देन का एग्जीक्यूट रखता है, ध्यान रखता है और या फिर कंट्रोल करता है।
डिपॉजिटरी कैन हाइपोथेटिकेट है ना डिमेटरलाइज्ड सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन, सीज कर सकता है ना, या फिर गिरवी रख सकता है। डिपॉजिट जैसे मान लीजिए आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप अपना शेयर्स को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। अच्छा सर लोन ले लिए तो शेयर बेचना चाहते हैं, एकदम नहीं बेच पाओगे। जब लोन ले लिए गिरवी रख दिए तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप मॉर्गेज भी कर सकते हैं, और अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका शेयर सीज भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, डिपॉजिटरी इशू रिसीव्ड बोनस शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जितना भी जैसे मान लीजिए कभी कभी शेयर कंपनी जो है शेयर इशू करता है, बोनस बोनस जो देता है, जैसे कंपनी अनाउंस किया कि बोनस अनाउंस कर रहे हैं यानी कि 1:20 का। सर 1:20 कहने का मतलब जिसके पास 20 शेयर है उसको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। अब तो अगर आपके पास 20 था तो एक शेयर बढ़ जाएगा, 21 शेयर हो जाएगा आपका। अगर आपके पास 40 था तो आपका 42 हो जाएगा, आपका 60 था तो 63 हो जाएगा शेयर। तो ये बोनस शेयर जो है जैसे ही कंपनी अनाउंस करती है, नंबर ऑफ शेयर कंपनी डिपॉजिटरी को दे देता है, डिपॉजिटरी अकॉर्डिंगली रेशियो के हिसाब से ट्रांसफर कर देता है। सर जिसके पास 19 है उसको नहीं मिलेगा। सर जिसके पास 45 शेयर है तो उसको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मगर बाकी का जो है उसको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए 20 पे 1 मिल रहा है तो 40 पे 2 मिलना चाहिए, हाँ, मगर मेरे पास 38 शेयर है तो 1 ही मिलेगा। बात समझे, अगर एक 2 शेयर और रहता तो 1 शेयर और फ्री में मिल जाता। चलिए, डिपॉजिटरी ऑफर नॉमिनी फैसिलिटी ऑफ द डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट में नॉमिनी भी मिलता है, ठीक है। चलिए, नॉमिनी तो आप जानते ही हैं। डीपी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एक बार पढ़ लो। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, an investor has to interact only with DP, not with the depository for all the dealing in the share in the electronic form. आप डिपॉजिटरी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। एज पर द सेबी गाइडलाइन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द शेयर broker, the share broker, bank, etc. can become the DP with registration with SEBI। यहाँ पर भी कह रहा है कि हर वो बंदा जो बैंक है, जो ब्रोकर है, वो डीपी बन सकता है। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं डीपी कैन बी बैंक, डीपी कैन बी ब्रोकर। अब मान लीजिए ब्रोकर कहने का मतलब क्या, जैसे एंजल ब्रोकिंग क्या है, ये ब्रोकर है, ये बैंक नहीं है। तो अब हम अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग से खुलवाए हैं तो ब्रोकर और डीपी में क्या अंतर हो जाएगा, फिर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डीपी इज द वर्चुअल इंटरमीडियरी in the depository system and all the buying and selling of the shares under the depository system take place through DP only। सिर्फ डीपी के माध्यम से ही होता है, यानी कि डीपी समझ लो एक बहुत बड़ा मीडिएटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की बात करें तो आपको हम डिस्कस किए थे सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स एंड निफ्टी, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज के बारे में डिस्कस होता है, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा है ना चलता है। आपको ये भी बताए थे कि ये 1874 में इसका गठन हुआ था, और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें 50 सॉरी निफ्टी है ना, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो निफ्टी में 50 कंपनीज, ये 50% नहीं होगा, यहाँ पे 50 होगा, 50% नहीं करेगा, यहाँ पे 50 होना चाहिए। तो टेक प्राइस ऑफ 50 की स्टॉक लिस्टेड इन एनएसईआई, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई में एनएसईआई भी नहीं होगा, ये भी एक मिस्टेक है, यहाँ पर एनएसई होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा मिसप्रिंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 टॉप कंपनीज को इवेलुएट करके इंडेक्स निकालता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। एंड लास्ट है आपका डीम्यूचुअलाइजेशन। एक बच्चा पूछ रहा है सर की स्टॉक मींस क्या होता है। की स्टॉक मींस टॉप शेयर, की सेक्टर कह लीजिए, की स्टॉक कह लीजिए, मतलब सिंपल सा बात है।
टॉप 50 में सबको नहीं ले लेगा, जो रेंज को, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही आता है। तो जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उसी को बोल रहा की स्टॉक्स। आपको बताए थे ना एनएससी में 5000 से भी ज्यादा है ना, शायद वही 5000 से भी ज्यादा एंड 1600 कंपनी से भी ज्यादा आपका लिस्टेड है, मगर मगर सिर्फ टॉप 50 को ही लिया जाता है और उन्हीं को लिया जाता है जो कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, लिस्टेड होने से मतलब नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स में है ना, सेंसेक्स और निफ्टी जो डिसाइड किया जाता है, जैसे सेंसेक्स अगर 38,000 हम बता रहे हैं, निफ्टी अगर 11,000 रुपया बता रहे हैं, तो किस बिना पे बता रहे हैं? आपका शेयर के प्राइस पे के हिसाब से बता रहे, टॉप 50 शेयर के प्राइस के हिसाब से बता रहे। ठीक है, अदर बेनिफिट ऑफ द वन लाइन स्टॉक एक्सचेंज, एक और बेनिफिट क्या है? सबसे बेनिफिट है डीम्यूचुअलाइजेशन। ये डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, एकदम शॉर्ट में समझते हैं। देखिए पहले क्या होता था ना कि ब्रोकर का ज्यादा चलता था, ब्रोकर अपने हिसाब से फॉर्जरी कर देता था, ब्रोकर अपने हिसाब से शेयर खरीद के बेच देता था, ब्रोकर के हिसाब से सब कुछ चलता था। मतलब स्टॉक मार्केट का में कंट्रोल किसका हुआ करता था? ब्रोकर्स का हुआ करता था। और इस वजह से ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में अक्सर डिस्प्यूट होता था। तो ये ब्रोकर के महत्व को खत्म करना बहुत जरूरी हो गया था, नहीं तो फाइनेंशियल मार्केट का एकदम बंटाधार होने वाला था। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डीम्यूचुअलाइजेशन लाया गया। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा। ब्रोकर के जो है ना इररिलेवेंट एक्टिविटीज होते थे उसको एलिमिनेट करने का काम किया गया। Earlier on the intermediaries, that is broker, used to own, control and manage the stock exchange. सब मैनेज यही लोग करते थे, brokers. ठीक है, this ownership and management of a stock exchange by the broker often lead to conflict the interest between the broker and client. और इस वजह से ब्रोकर चूंकि अपने हिसाब से काम करता था, क्लाइंट को कभी कभी प्रॉब्लम होता था और डिस्प्यूट्स भी होते थे। To solve this problem, government did demutualization of a stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज को डीम्यूचुअलाइज कर दिया, मतलब डिपॉजिटरी आ गए, डीपी आ गए एंड क्लाइंट आ गए। ठीक है, यानी कि ब्रोकर के इंपॉर्टेंस को एलिमिनेट किया गया। डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ मेंबर। ठीक है, ओनरशिप अलग और स्टॉक एक्सचेंज अलग। ठीक है, जितने भी ब्रोकर थे इस वजह से उनका जो राइट्स एंड ड्यूटीज, जो राइट्स जो था वो खत्म हो गया। थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन देयर इज रिडक्शन ऑफ चांसेस ऑफ ब्रोकर यूजिंग अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन। और कभी कभी क्या होता था, ब्रोकर लोग ना डिमांड बढ़ा देते थे किसी भी शेयर का। जैसे हम लोग ब्रोकर हैं, मेरे पास एसबीआई बैंक का शेयर है बहुत सारा, अब हम लोग उसको बेचना चाहते हैं, मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड क्रिएट कर देंगे अननेसेसरली, वर्चुअली, कि प्राइस बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा अपना शेयर जो है वो बेचते चला जाता था ब्रोकर। इसमें लॉस किसको हुआ? जो बेचारा खरीदा, जो खरीदा उसका धड़ाम से अगले दिन शेयर का प्राइस क्रैश कर गया। लॉस किसको हुआ? क्लाइंट को हुआ। तो इस तरीके का डिस्प्यूट होता था, जो कि अब एलिमिनेट करने के लिए सारा प्रोसेस खत्म कर दिया गया। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे सेबी के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच।